जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक में। तो आज मैं आप लोगों के सामने पर्यावरण की संपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ। एक क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी फ्रेंड्स। इस क्लास को आपने एक बार अगर पूरा देख लिया ईमानदारी से, तो आपके 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं जा रहे। बस आपको ईमानदारी से पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। 2 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी। और हाँ, अगर आप ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में हिंदी की मैराथन क्लास डली हुई है, वो देख लीजिए। ऐसी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास डली, वो देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीटेट के भी डले हुए हैं, वो देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर एमपी टेट के डले, वो देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर राजस्थान टेट के डले, वो देख लीजिए। ओल्ड यूपी टेट के डले। इन सारे प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं और ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बिना किसी देरी के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने मित्रों को कर दीजिए शेयर। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको पूरे में पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आपके नंबर वहाँ से कम हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज ये संपूर्ण पर्यावरण महाकुंभ मैराथन लेकर के आया हूँ, एग्जाम से पूरी पर्यावरण का रिवीजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुखद एवं उम्दा होंगे। कहीं भी कोई प्रकार की समस्या नहीं जाएगी। बस आपको केवल कॉन्सेंट्रेंसी बना के रखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। पर्यावरण की महाकुंभ मैराथन की पूरी क्लास रहेगी, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपन ये जान लेते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण शब्द हिंदी के 2 शब्द, पर्यावरण शब्द हिंदी के 2 शब्द परि तथा आवरण, परि तथा आवरण से मिलकर के बना होता है। परि तथा आवरण से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। परि का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि चारों तरफ घेरे हुए आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पर्यावरण किसे कहते हैं। तो चारों तरफ के, हमारे चारों तरफ के आसपास के घेरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कई बार पूछा जाता है पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों ओर के फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आप जान लेते हैं कि परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण होता है। तो ये किससे बना है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यह किससे बना होता है। तो एनवायरनर शब्द के, ये क्या है? एनवायरनर शब्द के चारों ओर, जैसे मैंने आपको बताया चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरे हुए। और पर्यावरण किससे लिया गया है? एनवायरनर शब्द के फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कई बार अगर पेपर में आता है पर्यावरण का किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है, डायरेक्ट मारिएगा पर्यावरण फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। पर हमारे चारों ओर के फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है, परि प्लस आवरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय एनवायरमेंट होता है फ्रेंड्स। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय एनवायरमेंट होता है। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरनर से हुई है। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरनर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायरनर शब्द का होता है पड़ोस। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद से लगा लीजिए। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाते फ्रेंड पर्यावरण की परिभाषा। अब अपन प्रत्यक्ष रूप से नॉर्मल भाषा में कैसे अपन पर्यावरण की परिभाषा बता सकते हैं। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम घिरे होते हैं, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है।
आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी हमारे चारों ओर के फैले हुए वातावरण को, हमारे चारों ओर के फैले हुए परिवेश को ही पर्यावरण कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब प्रोफेसर JS रॉय के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा एक बार देख लीजिए। पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण वातावरण कौन सी शक्ति है? तो वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वह पर्यावरण कहलाती है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। कई बार फ्रेंड्स पेपर में पूछा जाता है पर्यावरण में घटक कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आज से आप एक नोटबुक में अपनी नोट करके लिख लीजिए कि पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला जैविक और दूसरा अजैविक घटक। पहला है पर्यावरण का जैविक घटक, दूसरा है पर्यावरण का अजैविक घटक। तो इसको जैविक को बोलते हैं बायोटिक और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक। आपको दोनों भाषाओं में याद रखना फ्रेंड्स। पर्यावरण के घटक 2 ही पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। इनको एक को बायोटिक बोलते हैं, दूसरे को अबायोटिक बोलते हैं। आई होप फ्रेंड आपको कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है पर्यावरण के घटक कैसे होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। ये आप अपने नोटबुक में छाप लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। कई बार फ्रेंड्स पेपर में पूछा जाता है कि जैविक के अंतर्गत क्या आता है और अजैविक के अंतर्गत क्या आता है। तो जैविक के अंतर्गत सीधी सीधी बात वो आते हैं जिन जीव में जीवन पाया जाता है, यानी कि जिस किसी में भी जीवन की संभावना पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, यानी कि जहाँ जन्म और मृत्यु से संबंधित बातें होती हैं वहाँ पर जैविक घटक होता है। जैसे जीव, वनस्पति, देखिए यहाँ पर जीव, वनस्पति, जंतु, अपघटन और पशु, इन सारे अपघटकों, इन सारे घटकों में जीव की संभावना, जीवन की संभावना पाई जाती है, इसलिए इसको जैविक घटक कहते हैं। अब आपके मन में आएगा तो अजैविक घटक कौन से कहलाते हैं? इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको भूलने की बिल्कुल भी नहीं। रीट को एग्जाम में देखते हुए, रीट में यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, तो रीट को देखते हुए इनको याद रखिएगा। दूसरा आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक वो कहलाते हैं जिनमें जीवन की संभावना नहीं पाई जाती, जैसे महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थलीय, महासागर, सागर, नदी, झील, इनमें फ्रेंड्स जीवन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के घटकों को अजैविक घटक कहा जाता है फ्रेंड्स। अब घटक के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है पर्यावरण के क्षेत्र। कई बार पेपर में घटक के बाद यहाँ से पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पर्यावरण के क्षेत्र में 4 मारना है फ्रेंड्स। पर्यावरण के क्षेत्र जब भी आपसे पूछे जाए तो आपको 4 मारना है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। मतलब पर्यावरण में 4 प्रकार के ही क्षेत्र पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के क्षेत्रों को ऐसे दर्शाया गया है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब स्थल मंडल में क्या है फ्रेंड्स, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्या है स्थल मंडल, क्या है जल मंडल, क्या है जैव मंडल। जैसे कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है, ये चित्र देख लीजिएगा, आपको आपके हिसाब से दर्शाने की कोशिश की गई है। प्राकृतिक क्या है, पर्यावरण के कारक क्या हैं, और मतलब प्राकृतिक में क्या पाए जाते हैं, मानव निर्मित में क्या पाया जाता है, ये मैंने आपको सब बताने के तरीके बताए हैं। सबसे पहले आपको पर्यावरण के क्षेत्र याद रहने चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र 4 प्रकार के होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। स्थल मंडल की अगर बात करें अपन, तो स्थल मंडल से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग जो पाया जाता है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग पाया जाता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। ये जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल का 29% है फ्रेंड्स। कई बार अगर पेपर में पूछा जाता है स्थल मंडल पृथ्वी के कितने प्रतिशत है, तो स्थल मंडल पृथ्वी के 29% है फ्रेंड्स। 29% स्थल मंडल पाया जाता। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये स्थल मंडल है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपन जल मंडल। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल ठोस,
तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। से पानी पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल के लगभग 79% भाग जल का विस्तार है। 79% जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, कई बार पेपर में अगर पूछा जाए जलीय ग्रह किसे कहा जाता है, तो जलमंडल को या पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की, इसको देखिए जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर फ्रेंड्स पीने योग्य परसेंट कितना है, तो पीने योग्य परसेंट केवल 1% ही जल है फ्रेंड्स, जो पीने योग्य प्रयोग किया जाता है। यह पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है जैवमंडल। पृथ्वी पर जहां वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल मिलते हैं, वहां जीवमंडल या जैवमंडल पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन चुनना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि सभी मंडल के मिलने का निश्चय होता है। फ्रेंड्स, वहाँ पर जैवमंडल पाया जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर जैवमंडल के बारे में समझाने की कोशिश की। देखिए, चित्र के माध्यम से देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों को मिलने के साथ जो मंडल का आविष्कार हुआ उसको जैवमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आता फ्रेंड वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। कई बार फ्रेंड्स यहाँ से पेपर में पूछा जाता है कि वायुमंडल में क्या पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, तो आपको इनको भूलना नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ से पेपर में आता है, इनको याद रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन 78.9%, ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन 0.093, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इनको याद रखिएगा, पेपर में कई बार यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते फ्रेंड्स। अब बात आती फ्रेंड्स वायुमंडल की परतों की। तो वायुमंडल की परतों को फटाफट आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होगा। चित्रात्मक तरीके से मैंने आपको संपूर्ण निचोड़, जबरदस्त तरीका, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इनको आप देख लीजिएगा, एक बार आपने मन से देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। अब पेपर में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है वायुमंडल। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको इसका विस्तार से बताऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना किसी देरी के अपन चलते हैं वायुमंडल की ओर। फ्रेंड्स, देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि नाइट्रोजन में, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78.8%। ऑक्सीजन कितनी, 20.95%। आर्गन कितनी, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ये पाई जाती है। कभी अगर आपको भूल भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या होता है, CO2 ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आपको 0.003 यानी कि आपको 2 0 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो फ्रेंड्स। वायुमंडल और संरचना की परतों और उनके नाम में फ्रेंड यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको नॉर्मल सी जानकारी दे दूँ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर और मध्यमंडल को मीसोस्फीयर। आयन मंडल को आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक के बीच की। 18 से 50 किलोमीटर बीच की होती है समताप मंडल की। 50 से 80 किलोमीटर होती है मध्यमंडल की। 80 से 640 होती है आयन मंडल की। 640 से अधिक होती है बहिर्मंडल की। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारे मंडल की यहाँ पर ऊंचाई याद रखनी चाहिए। क्षोभ मंडल क्या है, ज़मीन से 18 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, पानी बरसना, गर्जना, ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल यहाँ पर हवा समान रहती है फ्रेंड, वायु दाब में समान पाया जाता है। तो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं जो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है फ्रेंड। ओजोन गैस यानी ओजोन का फॉर्मूला रहता है O3।
ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है। और जो अपने ओजोन गैस को मापने की तीव्रता होती है डाबसन, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से ओजोन गैस को डाबसन से मापा जाता है, तो ये यहीं पर पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है मध्यमंडल। यहाँ पर उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं और तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पर मध्यमंडल कहा जाता है। बाकी इसके बाद आता है आयनमंडल। तो जो आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं, रेडियो वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसका उपयोग आयनमंडल में किया जाता है, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं फ्रेंड। इसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 640 के ऊपर हाइड्रोजन हीलियम नामक गैसें पाई जाती हैं, इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको वायुमंडल की परतों के नाम यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। इनको नोट कर लीजिएगा, मैंने आपके सामने इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको दर्शा दिया है। वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसको आपको नीचे से स्टार्ट करना है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। मैंने इनकी लंबाई आपको बताई 0 से 18 किलोमीटर, और यहाँ 50 किलोमीटर, 18 से 50, यहाँ पर 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, यहाँ 640 किलोमीटर, और यहाँ 640 से अधिक। तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में आपने देख लिया। यहाँ पर नॉर्मल क्या है, आंधी, पानी, वर्षा, तूफान आते हैं, यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ाई जाती है, ये ठंडा मंडल कहलाता है। उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, रेडियो, टेलीविज़न आदि उपग्रह यहाँ पर सैटेलाइट्स किए गए हैं, आयनमंडल कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं, कहाँ पर, वायुमंडल में। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से आपको ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ऊंचाई धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है क्षोभ मंडल में, इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। बादल, आंधी, वर्षा यहाँ पर पाए जाते हैं। संभर मंडल इसी को कहते हैं। देखिए, इसको अधोमंडल भी कहते हैं, इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल भी इसको कहते हैं, अधोमंडल भी इसको कहते हैं। समान ताप एवं पतन दर भी इसको कहा जाता है। मौसम परिवर्तन वाला मंडल भी इसी को कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समताप मंडल फ्रेंड्स आपके सामने आएगा। तो समताप मंडल में देखिए, पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को समताप मंडल कहा जाता है। ओजोन गैस यहीं पर पाई जाती है फ्रेंड्स। ओजोन गैस अब आपके सामने आएगा, ओजोन को O3 से दर्शाते फ्रेंड्स। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा। अब आप वायुयान के लिए क्यों आदर्श दशा, क्योंकि यहाँ पर वायु एक समान रहती है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए नॉर्मल पाया जाता है फ्रेंड्स। मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, मतलब यहाँ पर आंधी, पानी, वर्षा, तूफान यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड। ओजोन गैस की परत यहीं पर पाई जाती है। ये 18 से 50 किलोमीटर, ओजोन को ओजोन स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। देखिए, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। 0 से 10 किलोमीटर में ट्रोपोस्फीयर, यानी कि 0 से 18 किलोमीटर में संताप मंडल कहते हैं इसको। पृथ्वी के ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है। ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है, इसको O3 के रूप में दर्शाते हैं। ओजोन नापने की इकाई डाबसन कहलाती है फ्रेंड्स। तो आपको एक फ्रेंड्स आपके मन में पूछा जाएगा कि सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो समताप मंडल के ठीक ऊपर, समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है फ्रेंड्स। उल्का पिंड इस परत में आने पर जल लाते हैं, और सबसे ठंडी परत इसी को कहते हैं। जो मध्यमंडल पाया जाता है, इसको मीसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, और ठंडी परत इसी को कहते हैं फ्रेंड, जो वर्षा के आने का जल भी मध्यमंडल से लाया जाता है फ्रेंड्स। इंग्लिश में फ्रेंड इसको आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहा जाता है। 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई, 80 से 640 किलोमीटर तक अब आयन मंडल 640 किलोमीटर आयन मंडल की ऊंचाई रहती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में रहते हैं फ्रेंड्स। रेडियो तरंगे इस परत द्वारा ही आगे पाई जाती फ्रेंड्स, तो इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता फ्रेंड्स वायुमंडल या वायुमंडल का वायुमंडल या बहिर्मंडल, इसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स। वायुमंडल, बहिर्मंडल जो रहते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, हल्की गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें इसी में पाई जाती हैं। ऊपर की ओर जाने पर यह तेज़ी के साथ घटता जाता है।
जितने ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे तो यह तेज़ी के साथ घटता जाता है, इसलिए इसको बहिर्मंडल कहते हैं फ्रेंड्स। बहिर्मंडल की बात करें फ्रेंड्स तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु की सबसे पतली परत भी बहिर्मंडल में ही पाई जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वायुमंडल में सबसे पतली परत वायुमंडल के इसी परत में पाई जाती है। जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक रहती है इसमें। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक रहती है। यह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद रखना है, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में मैंने आपको नॉर्मल सी जानकारी दी। क्षोमंडल ट्रोपोस्फीयर किसे कहते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहते हैं, मध्यमंडल मीसोस्फीयर किसे कहते हैं, आयनमंडल आयनोस्फीयर किसे कहते हैं, वायुमंडल एक्सोस्फीयर किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब ये जानकारी देने के बाद मैं आपको आता हूँ पर्यावरण के अगले टॉपिक पर। अब अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी क्या कहलाती है। पारिस्थितिकी अंग्रेजी में इकोलॉजी। पारिस्थितिकी को सबसे पहले अगर पेपर में आता है पारिस्थितिकी को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी उसे कहते हैं जिसमें जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव समुदाय व उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब पारिस्थितिकी की उत्पत्ति कैसे हुई फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, जर्मन ओइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में। जर्मन ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म में किया था। पेपर में अगर पूछा जाए कि मतलब ऑर्गेनिज्म सब बुक में किसने इसका अपनी भाषा में प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल थे, इनने 1866 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फ्रेंड्स। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है। एजी टांसले ने सन 1935 में, एजी टांसले महोदय ने सन 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता फ्रेंड्स। कई बार पेपर में पूछा जाता है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो देखिए इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, मतलब पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने, और पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी, एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। एक नॉर्मल जैसे आपने लाइट वाले को देखा होगा, लाइट के खंभों में वो चढ़ जाता है। आप किसी दिन लाइट आपके घर की चली गई और आप लाइट के खंभों में चढ़ गए, तो जब आप लाइट के खंभों में चढ़ गए, तार आपके सामने बहुत सारे थे, तंत्र यानी तार बहुत सारे थे, तो आप टेंशन में आ गए, तो टांसले जी, पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी टांसले जी ने। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक के अंतर्गत, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको जैविक घटक दो प्रकार के बताए हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादकता, उपभोक्ता एवं अपघनकर्ता संपादित होते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। उत्पादक भोजन जो उत्पन्न करता है उसे उत्पादक के श्रेणी में रखते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करें अपन, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक को इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एंड अजैविक को अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। तो आपने इसके बारे में समझा फ्रेंड्स। अब मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उपभोक्ता, वे सभी जीव जो अपना भोजन के लिए, वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो अपने जीवन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए फ्रेंड्स।
अपघटन या अपघटनकर्ता किसको कहे जाते हैं? इसको डीकम्पोजर भी कहते हैं। पृथ्वी पर जो जीव मर जाते हैं तो उस जीव को अब गठन करने वाले सजीव को अपघटनकर्ता कहते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। समझिएगा, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। यहाँ से पेपर में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। उपभोक्ता को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। ये चीज़ यहाँ से याद रख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से पेपर में 100% पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की, अपने नोटबुक में छाप लीजिए, नोट जरूर बनाइए। नोटबुक में छापने के बाद इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी में वह सारे जीव आते हैं जो उत्पादक पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, चूहा। जो गाय, बकरी, चूहा रहते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी में सारे जीव आते हैं जो पेड़ों को खाते हैं, यानी कि जो पेड़ों से अपना भोजन बनाते हैं, उससे अपना पालन करते हैं, वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। गाय, बकरी, चूहा इत्यादि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते फ्रेंड्स। अब इसके होता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के जीव को खाने वाले, प्रथम श्रेणी के जीव को खाने वाले जीव को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, जैसे बिल्ली, भेड़िया, गीदड़ इत्यादि। मतलब बिल्ली, भेड़िया, गीदड़, शेर को भी एनसीईआरटी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी दोनों में रखा है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने द्वितीय की परिभाषा आपको बताई थी, अब जो द्वितीय को खाते फ्रेंड्स वो तृतीय उपभोक्ता में चले जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के जीव को जो जीव खाता है, द्वितीय श्रेणी के जीव को जो जीव खाता है उसे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के जीव को जो जीव खाएगा उसे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाएगा, जैसे बाघ, शेर इत्यादि। पेड़ पौधा, बकरी, भेड़िया, शेर, इस टाइप के उपभोक्ता तृतीय श्रेणी में आएंगे। मतलब इस टाइप का क्रम रहता फ्रेंड्स। पेड़ पौधे को कौन? बकरी खाएगी, तो बकरी क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को भेड़िया खाएगा, भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता। भेड़िया को शेर खाएगा, तो ये तृतीय उपभोक्ता। ऐसे भी कई बार क्रम भी पूछा जाता फ्रेंड्स, तो आपको ये क्रम याद रखना है। उत्पादक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो उत्पादक में क्या? पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे को बकरी खाएगी प्रथम श्रेणी में, बकरी को भेड़िया द्वितीय में, भेड़िया को शेर खाएगा तृतीय श्रेणी में आएगा। अब चलेंगे फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चैप्टर में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जबरदस्त ट्रैक के साथ सभी परीक्षाओं के लिए जब सभी जबरदस्त ट्रैक के साथ राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, तो उनको आप ट्रैक के साथ जरूर याद कीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में फ्रेंड्स, नोट 1936 में बना भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसको याद रखिएगा। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। ये लद्दाख में सबसे बड़ा, अगर आपको देखना चाहें सबसे बड़े की बात होगी, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप ऐसे याद रख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद आता फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है फ्रेंड्स। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान आता फ्रेंड्स। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, यहाँ पाया जाता है। एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो गिर गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में दंची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होता है, किस्त में लेनी पड़ती है, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी रहती है कि किस्त में लेनी पड़ती है। तो दंचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स। असम राष्ट्रीय उद्यान, असम में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, कांजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य।
काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। से असम का मानस गर्म पानी की तलाश में कांजी में फंस गया। इसकी ट्रिक देखिए आप, असम का मानस गर्म पानी की तलाश में कांजी में फंस गया। तो ये ट्रिक है, आप याद रख लिए। मानस गर्म पानी कांजीरंगा असम में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, मालन पशु विहार, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की ट्रिक मैंने बनाई। उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राम जी ने माला पहनकर गंगोत्री भेज दिया। तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम करने गया, जहां राम जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते फ्रेंड्स। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड राजस्थान में है। तो इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताने जाऊंगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू और कुंभलगढ़, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनको आप याद रखिएगा। याद रखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये पाया जाता है राजस्थान में, ये पूछा जाता है कई बार। रणथंभौर राजस्थान में, सरिस्का और केवलादेव ये पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। कई बार पेपर में पूछे गए हैं, जैसा कि रीट का पेपर है, तो यहाँ से तो आपका एक ना एक क्वेश्चन आना ही है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखिएगा। ये इसकी ट्रिक कैसे बनाई मैंने, राजा रणकुंभा सारे मूक ऊँट को काले धनुष से मारता है। राजा यानी राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभा कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सारे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मूक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऊँट माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, काले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, धनुष घाना राष्ट्रीय उद्यान, मारता मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, पेपर में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, और इसके 5 राज्यों से घिरा प्रदेश है। उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, पूरब में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर जो उद्यान पाए जाते हैं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। तो ये इतने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते फ्रेंड्स। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में फ्रेंड, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। मणिपुर में कौन सा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी मणिपुर में है फ्रेंड्स। असम के मैं आपको बता चुका हूँ, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है, काजीरंगा असम का है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम का है, ओरांग असम का है, डिब्रूगढ़ सेखोपाल राष्ट्रीय पार्क असम का है, देहंग पटकई राष्ट्रीय पार्क असम का है, रायमोना नेशनल पार्क असम का है। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है फ्रेंड्स, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। सुल्तानपुर और कलेश्वर हरियाणा के हैं। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार सिंगल में पूछे जा सकते हैं। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है फ्रेंड्स, झारखंड में है। तला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग, धीमा राष्ट्रीय पार्क, कई बार अगर पेपर में आता है। तला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, झारखंड में। हजारीबाग कहाँ पर है, झारखंड में। धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, तो इनको याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील उद्यान, तो ये सारे उड़ीसा में पाए जाते हैं फ्रेंड। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इसके बाद मिजोरम आता है, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, डम्फा अभ्यारण्य, ये सारे मिजोरम में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको अभी 2 बताए थे, दंचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, जव मंडल रिजर्व श्रीनगर में। तो ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो दंचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, जव मंडल, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है फ्रेंड्स, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय। इसके बाद फ्रेंड आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र का बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, ये महाराष्ट्र में है। चंदोली
राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में है। मेलघाट राष्ट्रीय पार्क ये महाराष्ट्र में है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अंडमान निकोबार के हैं सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है फ्रेंड्स। लास्ट की स्लाइड है फ्रेंड्स। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वनेर घाटला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गोवा में जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गोंगटेक राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है फ्रेंड्स। अब अपन पढ़ेंगे फ्रेंड विटामिन। विटामिन की 2 या 3 स्लाइड है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने विटामिन को अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट में लेकर के आया हूँ। एक बार यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार आप विटामिन का ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपन विटामिन के वीडियो की ओर। आज के विटामिन के वीडियो की 3-4 स्लाइड हैं, इनको देखिए आप फटाफट देखेंगे फ्रेंड। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये विटामिन के नाम होते हैं फ्रेंड्स। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? फंक ने की थी फ्रेंड्स। विटामिन की खोज फंक महोदय ने 1911 में की थी फ्रेंड्स। तो ये विटामिन का फंक ने दिया था। इनके बारे में 2 से 3 स्लाइड हैं, इनको आप स्टार्टिंग से देखिए। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु शरीर की उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। अब विटामिन क्या है? कौन सा जल में घुलनशील है फ्रेंड्स? कौन सा जल में घुलनशील नहीं है? तो वी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी वसा ADEK ये वसा में घुलनशील है फ्रेंड। नोट, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन से। कई बार पूछा जाता पेपर में कि विटामिन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती, तो विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी थे। बाकी वसा में घुलनशील ADEK ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। विटामिन को याद करने की एक ट्रिक रहेगी फ्रेंड्स। रथ एक टॉफी मतलब ABCDEK लिख देंगे आप तो विटामिन ए का केमिकल नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये रथ पर एक टॉफी ये इसके नाम है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसा फ्रेंड्स कि विटामिन में जैसे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो जैसे आपने WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ी होती। W यानी वाटर, वाटर में क्या? V और C घुलनशील है फ्रेंड्स। बाकी कीड़ा KEDA कीड़ा किसमें? वसा में घुलनशील है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। चलते हैं एक एक विटामिन के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रोग कौन सा है? रतौंधी, मतलब इसमें विटामिन ए का रेटिनॉल रहता है। रोग रतौंधी। त्वचा का शुष्क स्रोत अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध ये विटामिन ए में पाए जाते हैं। अब विटामिन B1 क्या है? रासायनिक नाम थायमीन। रोग बेरी, भूख न लगना, स्रोत अनाज के छिलके, दाल, तिल ये विटामिन B1 के रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। विटामिन ए में आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। विटामिन ए नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी, 2 ही चीज़ याद रखना है, ज़्यादा पेपर में यही पूछा जाता। विटामिन B1 थायमीन और बेरी, इसमें भी आपको 2 ही चीज़ याद करनी है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना फ्रेंड्स। अब विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। रोग त्वचा का फटना, आँखों का लाल, स्रोत दूध या हरी सब्जियाँ, यह फ्रेंड इसका स्रोत माना जाता है। इसके बाद विटामिन B3 रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। रोग त्वचा का सूख जाना, डायरिया, स्रोत मांस, हरी सब्जी, दूध या अंडे। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। अब विटामिन C, विटामिन B12 है साइनोकोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद रासायनिक नाम है विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल।
स्कर्वी रोग, हड्डियों को कम विकास, स्रोत टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ। विटामिन डी आता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, रोग रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता, स्रोत माखन, मांस मछली। तो विटामिन डी कैल्सीफेरोल रहता है। पेपर में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मत भुलाइएगा। इसके बाद आता फ्रेंड विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल, रोग वांझपन और एनीमिया। कई बार पूछा जाता है विटामिन ई का नाम रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेराल। रोग इसमें वांझपन, एनीमिया। स्रोत दूध, मक्खन और हरी सब्जियां खाने से इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद आता फ्रेंड विटामिन के, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, रोग रक्त स्कंदन। स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां खाने से विटामिन के की पूर्ति की जा सकती। फ्रेंड्स आई होप आपको विटामिन का ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर्यावरण के 30 प्रमुख सम्मेलन हैं। जबरदस्त तरीका रहेगा आपको के सामने, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर रहेगा। तो यहाँ से सम्मेलन जो जो पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताने जाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 5 जून 1972 को। पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्व सदन में इस वर्ष स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ। फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का आरंभ हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सम्मेलन 1972 में निर्णय लिया गया। इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से इसे पहले जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यह संयुक्त राष्ट्र की संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए उत्तरदायी होती है। इस एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की कार्यक्रम में केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। फ्रेंड्स इसके बाद आता है साइट्स फिल्म। कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंगेजमेंट स्पीच, यानी 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में ही इससे सहमति बन गई थी, परंतु 1976 में ये लागू किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। फ्रेंड विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता कब हुआ था? तो 1976 में। यह जीव तथा उसके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध करता है। फ्रेंड्स वीना सभा 1985 ओजोन परत संरक्षण के बचाव हेतु 1985 में वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि में वीना का आयोजन किया गया था, जो ओजोन क्षरण पदार्थों का संपन्न प्रथम प्रयास था। फ्रेंड्स यह वीना में हुआ था। फ्रेंड्स ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। फ्रेंड्स यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में बनाई गई है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना पारित प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उस पदार्थ का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। फ्रेंड्स जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और 12 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गया। इसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में हुई थी। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण घोषित किया गया। ओजोन परत का सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड से होता है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया था। इसे अर्थ या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसको कहाँ पर खोला गया था? सबसे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में खोला गया था।
इसका अर्थ है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों को टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 से स्वीकृत किया गया था फ्रेंड्स। इस सम्मेलन की सहमति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को संरक्षित, सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना में सहयोग करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा को बनाया जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण, एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सहयोग देना होगा फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यह क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। यह ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के में नियंत्रण वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी फ्रेंड्स। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता कई बार कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्री चांडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अगर आएगा तो 1980, पर्यावरण संरक्षण आएगा तो 1986, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आएगा तो 1974 में जल प्रदूषण संरक्षण। ये चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से पेपर में 100% पूछा ही जाएगा। चाहे चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछ ले, सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांडी जी के द्वारा हुई, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछ ले 1973, चाहे पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की शुरुआत 1986, चाहे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, चाहे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ओजोन को O3 के माध्यम से मापा जाता है फ्रेंड्स। सबसे पहले ओजोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन परत 20 से 30 किलोमीटर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। पराबैंगनी किरणों, यूवी रेस, बी और सी के बचाव हेतु त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद, इसके लिए ओजोन परत का निर्माण किया जाता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोजी गई थी फ्रेंड्स, 1985 में। और CFC जो है ओजोन क्षरण के कारण ही CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है फ्रेंड्स। CFC क्या है फ्रेंड्स? तो CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण का कारण है फ्रेंड। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मापने की इकाई डाब्सन कहलाती फ्रेंड्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में स्टार्ट हुआ था। O3 क्षरण की समस्या से निपटने हेतु सम्मेलन, वीना सम्मेलन, सबसे पहले O3 को नापने के लिए 1985 में वीना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। फिर हेलेंस्की सम्मेलन 1989 में हुआ था फ्रेंड। लंदन सम्मेलन भी 1989 में हुआ था। आई होप फ्रेंड आपको ये याद आ गया होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण क्या क्या हो रहा है, वायु परिसंचरण प्रणाली हो रही है, क्लोरीन की परिकल्पना हो रही फ्रेंड्स, समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना हो रही है, सौर कलंक का प्रभाव और ध्रुवीय वाताग्र, ये सारे ओजोन क्षेत्र के कारण अंटार्कटिका के ऊपर होने वाले कारण हो रहे हैं फ्रेंड्स। ओजोन परत क्या क्या कराती है फ्रेंड्स? तो वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा कराती है, वायुमंडल प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर किरणें से जीवन रक्षा करती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है फ्रेंड्स। अब पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा होती है, यानी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इस टाइप की किरणों को आने के रोकती है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप। तो ट्रोपोस्फीयर किसको कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को। तो ओजोन कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो स्ट्रेटोस्फीयर, फर्स्ट वाला एकदम सही आंसर जाएगा। आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। सेकंड आता फ्रेंड्स, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल कहलाता फ्रेंड्स? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल। तो किसको कहते फ्रेंड्स? रसायन मंडल।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, ओजोन मंडल को ही रसायन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आज से आप याद रखिएगा, ओजोन मंडल को क्या कहते हैं? रसायन मंडल कहते हैं फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड, ओजोन परत पृथ्वी से ऊंचाई कितने दूर पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 80 किलोमीटर? तो ओजोन परत है 20 से 50 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस रूप के मनाने का लक्ष्य रखा गया, जो वर्ष 1974 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया फ्रेंड्स। एक बार फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बाघ परियोजना के तहत अंतर्गत होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यह एक पहला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। राज्य के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सुंदरवन में क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा है तथा रॉयल बंगाल को टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है फ्रेंड्स। इसको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आर्द्रभूमि वेटलैंड्स स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो गया। स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा रहे आर्द्रभूमि कहलाता फ्रेंड्स। आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, सीलें, लेगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल कहलाता है फ्रेंड्स। इसको आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। रामसर सम्मेलन फ्रेंड्स 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में विश्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ और इसे आर्द्रभूमियों पर रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नाम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिट्स लागू 21 दिसंबर 1975। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। दुनिया भर में बढ़ते हुए शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण आर्द्रभूमियों का संरक्षण, दुनिया भर के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए इन्हें आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स। अगले चैप्टर में फ्रेंड्स अपन जानते हैं भारत के प्रमुख मंदिर। तो कौन सा मंदिर कहाँ पर है? कई बार मंदिरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो अमरकंटक मंदिर छत्तीसगढ़ में है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स, अन्नामलाई मंदिर तमिलनाडु में फ्रेंड्स, अंगराबाद मंदिर झारखंड में फ्रेंड्स, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, दुर्गयाना मंदिर पंजाब में है, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में है। तो ये सारे मंदिर है फ्रेंड्स। और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में है, इस्कान मंदिर उत्तर प्रदेश में है, कानका मंदिर आंध्र प्रदेश में है, कामाख्या मंदिर असम में है। फ्रेंड्स कई बार मंदिर से प्रश्न बनते हैं तो इनको जरूर देखते जाइए। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में फ्रेंड्स, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है फ्रेंड्स। कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए इसको, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो उड़ीसा में फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, कुंभकोणम मंदिर तमिलनाडु में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है।
ये फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इनको आप देखते जाइए फ्रेंड्स। भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, माली नीथन मंदिर अरुणाचल प्रदेश में है, कमल मंदिर नई दिल्ली में है, मणिकर्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में फ्रेंड्स, नेल्लईपर मंदिर तमिलनाडु में है, राम तीर्थ मंदिर पंजाब में है, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में फ्रेंड्स, सबरीमाला मंदिर केरल में है, रणकपुर मंदिर राजस्थान में फ्रेंड्स, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स, शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली में है, सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, थिलाई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स। अब है फ्रेंड भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में फ्रेंड्स। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे कहाँ पर है? वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में है फ्रेंड्स। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में फ्रेंड्स। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में फ्रेंड्स। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में फ्रेंड्स। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। उपग्रह नियंत्रण केंद्र हासन कर्नाटक में फ्रेंड्स। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में फ्रेंड्स। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में फ्रेंड्स। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में फ्रेंड्स। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रांची में फ्रेंड्स। सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर स्टेशन चेन्नई में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? शिमला में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च सेंटर भावनगर गुजरात में फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। सेंट्रल एरिजोडोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम महाराष्ट्र में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड कोलकाता में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेलिनी बॉटनी लखनऊ में है। वॉश रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में फ्रेंड्स। सेंट्रल सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। लेकिन आपको याद यहाँ पर क्या करना है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कायाकुलम केरल में है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलोर में। कहाँ? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? कोलकाता में फ्रेंड्स। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर गोवा में फ्रेंड्स। कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड? यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण प्रसिद्ध एवं प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का नाम, कला क्षेत्र की सूची। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथक उत्तर प्रदेश में है। कथकली केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स। मोहिनीअट्टम केरल में है फ्रेंड्स। सतरिया असम में है। उड़ीसा में है। मणिपुरी मणिपुर में फ्रेंड्स। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सतरिया असम, उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। तो ये शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते फ्रेंड्स एग्जाम में 100%। लोक नृत्य में आजकल इस टाइप के पूछे जाते फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के पडवानी लोक नृत्य कहाँ का फ्रेंड्स? तो इस टाइप का पूछा जाएगा। तो पडवानी में आपको लगाना है मध्य प्रदेश का है। गणगौर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का फ्रेंड्स। अब इसके बाद पूछा जाएगा
बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? तो असम का है। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का फ्रेंड्स है। गरबा कहाँ का फ्रेंड्स? तो गरबा गुजरात का है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है फ्रेंड्स। इसके बाद पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा आएगा फ्रेंड्स। राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य, ये राजस्थान के लोक नृत्य आएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद महाराष्ट्र के आते फ्रेंड्स तमाशा, लावड़ी। तमाशा लोक नृत्य और लावड़ी लोक नृत्य ये महाराष्ट्र का है। उत्तराखंड का, उत्तरांचल का कजरी। कजरी ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, कजरी को आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का रऊफ, कून, दंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर के और इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का है छफेली, दांगी। हिमाचल प्रदेश का है। बिहार का छऊ, विदेशिया, जाट जटिन, ये बिहार का लोक नृत्य फ्रेंड्स। केरल का देख लीजिए कथकली और मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं, ये पूछे जाते फ्रेंड्स। कथक पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, कथकली अगर पूछा जाएगा तो आपको केरल लगाना है फ्रेंड्स। नागालैंड लीम और छोंग, ये नागालैंड का है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। झारखंड का विदेशिया, छऊ। उड़ीसा का ओडिसी, धूमरा। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य, ये पूछे जाते फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट भी हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब आती बात फ्रेंड्स भारत के प्रमुख मेले की, तो नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में लगता है फ्रेंड्स। पुरी बीच महोत्सव उड़ीसा में लगता है। रथ यात्रा उड़ीसा में निकलती फ्रेंड्स, अभी निकली थी फ्रेंड्स। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा में। नंदा देवी मेला उत्तराखंड में लगता फ्रेंड्स। भारत के मेले में कुंभ मेला की बात करें फ्रेंड्स तो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, कुंभ मेला 4 जगह लगता है। प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक। आप देख रहे हैं 12 वर्ष में एक बार मेले और महोत्सव में कुंभ मेला प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है फ्रेंड्स। पुष्कर मेला राजस्थान में। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में लगता है फ्रेंड्स। दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है फ्रेंड्स। अब कुंभ मेला प्रयाग में है। नौचंदी मेला मेरठ में है फ्रेंड्स। देव मेला बाराबांकी में है। मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में है। कलिंजर मेला बांदा में है। देवपाटन का मेला बलरामपुर में है। ये उत्तर प्रदेश के मेले हैं फ्रेंड्स। अब मेले के बाद फ्रेंड्स अपन आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल, ऐसे 8 भागों में बांटा। मैं आपको वो 8वां प्रकार बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। क्षारयुक्त मिट्टी, 5वीं है हल्की काली और दलदली मिट्टी, 6वीं है रेतीली मिट्टी, 7वीं है काप मिट्टी, 8वीं है बनों वाली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, आपको ये चीज़ें याद रखनी फ्रेंड। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रमानुसार सबसे ज़्यादा भारत में क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, यहाँ से पेपर में आता है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भारत की मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी फ्रेंड्स। और उसके बाद कौन सी पाई जाती है? उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती। तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम है। भारत में सभी मिट्टियों में 3 तत्वों में पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियाँ 3 तत्वों में पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है फ्रेंड्स। 3 तत्वों की कमी है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। भारत में सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसको ह्यूमस कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं और फास्फोरस कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। बात आती फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी, इसे कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में विस्तृत है फ्रेंड्स। आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स तो ये 2 भागों में बांटी गई है, एक खादर में, दूसरी बांगर में। तो बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स, खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है, ये 43% क्षेत्रफल में विस्तृत है, इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। अब बात आती है फ्रेंड लाल मिट्टी।
भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदभाग लगभग 18% लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो इसको लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती काली मिट्टी फ्रेंड्स। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको इनके नाम याद होना चाहिए। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी कहते हैं या लावा मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं, मतलब कई बार एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया फ्रेंड्स। काली मिट्टी के लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के साथ होता है फ्रेंड्स। अब जानते हैं फ्रेंड्स अपन भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सांभर झील राजस्थान में है, पुष्कर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में फ्रेंड्स। बेमनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, नल सरोवर झील गुजरात में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, बारापानी झील मेघालय में फ्रेंड्स। इसके बाद आती फ्रेंड नैनीताल झील उत्तराखंड में है, पेरियार झील केरल में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, सलीम अली झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है और बूलर झील जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीट हेतु कीट घूम रहे हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, एपीकल्चर। फिशिकल्चर मत्स्य पालन के लिए पीस के मछली खाएं, पिसीकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, मीठे अंगूर के लिए विटीकल्चर रहता है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन में, यानी पोमा बाबा मुझे फल दे दे। ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन के लिए ऑयल देकर सब्जी ले लो, तो ओलेरिकल्चर आ जाएगा फ्रेंड्स। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए, वर्म में कैंची से लड़ाई हो रही थी, तो वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। हार्टिकल्चर बागवानी के लिए फ्रेंड्स, हाथी बाग में घूम रहे हैं। एरोपोट्रिक हवा में पौधों को उगाना, एरोप्लेन हवा में पौधे उगा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधा को उगाना, हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को उगाओ, ये हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है फ्रेंड्स। भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो मानसरोवर झील के निकट से होता है। झेलम नदी का कहाँ से होता है उद्गम, तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से होता है। रावी नदी का है उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा से होता है फ्रेंड्स। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल झील से फ्रेंड्स। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है। गंगा नदी का 25 किलोमीटर है उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख से है। यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से है फ्रेंड्स। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है फ्रेंड्स। घाघरा नदी उद्गम स्थल मापसातुंग नेपाल से है। गंडक नदी का है उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत मुस्ताक के पास से। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल के सप्तकोश की गोसाई धाम से फ्रेंड्स। चंबल नदी कहाँ फ्रेंड्स, चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ के निकट जनापा पहाड़ी से है। बेतवा नदी कहाँ पर फ्रेंड उद्गम, भोपाल के पास अब्दुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से। सोन नदी उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार दक्षिण पूर्व से फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो से। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से फ्रेंड्स। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योझर पठार उड़ीसा से है। स्वर्ण रेखा से कहाँ से फ्रेंड्स, उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा के झारखंड पश्चिम बंगाल से फ्रेंड्स। गोदावरी नदी फ्रेंड्स कहाँ पर है उद्गम स्थल, नासिक की पहाड़ियों से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी से फ्रेंड्स। अब भारत का भूगोल देख लीजिए थोड़ा सा फ्रेंड्स। भारत की उत्तरी गोलार्ध पर पूर्वी देशांतर में
भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी विस्तार 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर है फ्रेंड्स। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है फ्रेंड्स। विश्व में स्थान, देश का नाम, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन है फ्रेंड? तो रूस है। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो चीन है फ्रेंड्स। द्वितीय क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा में है और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत है फ्रेंड्स। तृतीय क्षेत्रफल के अनुसार चीन है और फिर जनसंख्या के अनुसार यूएसए फ्रेंड्स। चतुर्थ क्षेत्रफल में यूएसए, जनसंख्या में इंडोनेशिया। पंचम ब्राज़ील, और ब्राज़ील दोनों में पंचम स्थिति। अगले षष्ठ में ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर पाकिस्तान जाएगा जनसंख्या में फ्रेंड्स। सातवें में भारत जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां देश है, और फिर नाइजीरिया जाएगा। 8वें में अर्जेंटीना जाएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश जाएगा फ्रेंड्स। ये है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है फ्रेंड्स। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। इसको बालांगू या किबथू कहते हैं फ्रेंड्स। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सक्रिय फ्रेंड्स, कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा कॉल में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था फ्रेंड्स को। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के कैप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है फ्रेंड्स। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर, द्वीप से मिलाकर केवल भारतीय प्रायद्वीप तटीय सीमा को छोड़कर। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा फ्रेंड्स। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता फ्रेंड्स। ये OMT के माध्यम से जाना जाता है। अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती फ्रेंड्स। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे हैं यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी फ्रेंड्स। ऐसे ट्रिक भी आप याद रख सकते फ्रेंड। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर कैसे कैसे गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, तो माँ से हो गया मिजोरम मित्र से, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है फ्रेंड। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। और भारत का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत का मौसिनराम मेघालय सबसे अधिक वर्षा होती। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है फ्रेंड्स। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसको कैसे याद रखते? बचपन में MBA किया तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल बचपन हो गया। मैं MBA किया अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, तो यहाँ से सारे भारत के 7 देश आ जाते फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि केवल 80 किलोमीटर है। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स।
ये पूरी क्लास देखने के बाद फ्रेंड्स आपने उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी मेहनत को देखते हुए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी मैराथन क्लास आपको और भी देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़, जैव मंडल ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है फ्रेंड्स, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय। इसके बाद फ्रेंड आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र का बोरीवली राष्ट्रीय पार्क, ये महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में है। मेलघाट राष्ट्रीय पार्क, ये महाराष्ट्र में है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अंडमान निकोबार के हैं सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, ये छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है फ्रेंड्स। लास्ट की स्लाइड है फ्रेंड्स, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेर घाटला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गोवा में जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गोंगटेक राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में है फ्रेंड्स। अब अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स विटामिन। विटामिन की 2 या 3 स्लाइड है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने विटामिन को अच्छे तरीके से फुल कॉन्सेप्ट में लेकर के आया हूँ। एक बार यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक बार आप विटामिन का ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपन विटामिन के वीडियो की ओर। आज के विटामिन के वीडियो की 3-4 स्लाइड हैं, इनको देखिए आप फटाफट देखेंगे फ्रेंड। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये विटामिन के नाम होते हैं फ्रेंड्स। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, फंक ने की थी फ्रेंड्स। विटामिन की खोज फंक महोदय ने 1911 में की थी फ्रेंड्स। तो ये विटामिन का फंक ने दिया था। इनके बारे में 2 से 3 स्लाइड हैं, इनको आप स्टार्टिंग से देखिए। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु शरीर की उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। अब विटामिन क्या है, कौन सा जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, कौन सा जल में घुलनशील नहीं है, तो बी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी वसा ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है फ्रेंड। नोट, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन से। कई बार पूछा जाता पेपर में कि विटामिन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती, तो विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी थे। बाकी बसा में घुलनशील ए, डी, ई, के ये बसा में घुलनशील विटामिन कहलाते फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। विटामिन को याद करने की एक ट्रिक रहेगी फ्रेंड्स, रथ एक टॉफी, मतलब ABCDE लिख देंगे आप तो विटामिन ए का केमिकल नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये रथ पर एक टॉफी, ये इसके नाम है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसा है फ्रेंड्स कि विटामिन में जैसे जल में घुलनशील और बसा में घुलनशील, तो जैसे आपने WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ी होती। W यानी वाटर, वाटर में क्या बी और सी घुलनशील है फ्रेंड्स। बाकी कीड़ा KEDA कीड़ा किसमें, वसा में घुलनशील है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। चलते हैं एक एक विटामिन के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रोग कौन सा है, रतौंधी, मतलब इसमें विटामिन ए का रेटिनॉल रहता है। रोग रतौंधी। त्वचा का शुष्क स्रोत अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध, ये विटामिन ए में पाए जाते हैं। अब विटामिन B1 क्या है, रासायनिक नाम थायमीन। रोग बेरी, भूख न लगना, स्रोत अनाज के छिलके, दाल, तिल, ये विटामिन B1 के रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। विटामिन ए में आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। विटामिन ए नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी, 2 ही चीज़ याद रखना है, ज़्यादा पेपर में यही पूछा जाता।
विटामिन B1, थायमीन और बेरीबेरी। इसमें भी आपको 2 ही चीज़ याद करनी है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना फ्रेंड्स। और विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। रोग त्वचा का फटना, आँखों का लाल, स्रोत दूध या हरी सब्जियाँ, यह फ्रेंड इसका स्रोत माना जाता है। इसके बाद विटामिन B3 रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल, रोग त्वचा का सूख जाना, डायरिया, स्रोत मांस, हरी सब्जी, दूध या अंडे, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। अब विटामिन C, विटामिन B12 है साइनोकोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद रासायनिक नाम है विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, रोग, हड्डियों को कम विकास, स्रोत टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ। विटामिन D आता है रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, रोग रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता, स्रोत माखन, मांस मछली, तो विटामिन D कैल्सीफेरोल रहता है। पेपर में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मत भुलाइएगा। इसके बाद आता फ्रेंड विटामिन E, विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेराल, रोग वांछपन और एनीमिया, कई बार पूछा जाता है विटामिन E का नाम रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेराल, रोग इसमें वांछपन, एनीमिया, स्रोत दूध, मक्खन और हरी सब्जियां खाने से इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद आता फ्रेंड विटामिन K, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, रोग रक्त स्कंदन, स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां खाने से विटामिन K की पूर्ति की जा सकती है फ्रेंड्स। आई होप आपको विटामिन का ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर्यावरण के 30 प्रमुख सम्मेलन हैं। जबरदस्त तरीका रहेगा आपको के सामने, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर रहेगा। तो यहाँ से सम्मेलन जो जो पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताने जाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 5 जून 1972 को। पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्व सदन में इस वर्ष स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का आरंभ हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सम्मेलन 1972 में निर्णय लिया गया। इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से इसे पहले जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यह संयुक्त राष्ट्र की संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए उत्तरदायी होती है। इस एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की कार्यक्रम में केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था फ्रेंड्स। इसके बाद आता है साइड फिल्म, कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंगेजमेंट स्पीच, यानी 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में ही इससे सहमति बन गई थी, परंतु 1976 में ये लागू किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है फ्रेंड। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता कब हुआ था? तो 1976 में। यह जीव तथा उसके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध करता है फ्रेंड्स। वीना सभा 1985, ओजोन परत संरक्षण के बचाव हेतु 1985 में वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि में वीना का आयोजन किया गया था, जो ओजोन क्षरण पदार्थों का संपन्न प्रथम प्रयास था फ्रेंड्स। यह वीना में हुआ था फ्रेंड्स। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ फ्रेंड्स। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में बनाई गई है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना पारित प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उस पदार्थ का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है फ्रेंड्स। जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और 12 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गया। इसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में हुई थी। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण घोषित किया गया।
ओजोन परत का सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड से होता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया था। इसे अर्थ या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसको कहाँ पर खोला गया था? सबसे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में खोला गया था। इसका अर्थ है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों को दिखाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 से स्वीकृत किया गया था फ्रेंड्स। इस सम्मेलन की सहमति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को संरक्षित, सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना में सहयोग करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा को बनाया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण, एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सहयोग देना होगा फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यह क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। यह ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के में नियंत्रण वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। भारत में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी फ्रेंड्स। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता कई बार कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्री चांडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अगर आएगा तो 1980, पर्यावरण संरक्षण आएगा तो 1986, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आएगा तो 1974 में जल प्रदूषण संरक्षण। ये चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से पेपर में 100% पूछा ही जाएगा। चाहे चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछ ले, सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांडी जी के द्वारा हुई, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछ ले 1973, चाहे पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की शुरुआत 1986, चाहे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, चाहे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख मेले और महोत्सव में कुंभ मेला प्रयाग में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है फ्रेंड्स। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में लगता है फ्रेंड्स। दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है फ्रेंड्स। अब कुंभ मेला प्रयाग में है, नौचंदी मेला मेरठ में है फ्रेंड्स, देव मेला बाराबंकी में है, मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में है, कलिंजर मेला बांदा में है, देवपाटन का मेला बलरामपुर में है। ये उत्तर प्रदेश के मेले हैं फ्रेंड्स। अब मेले के बाद फ्रेंड्स अपन आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल, ऐसे 8 भागों में बांटा। मैं आपको वो 8 प्रकार बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। क्षारयुक्त मिट्टी 5वीं है, हल्की काली और दलदली मिट्टी 6वीं है, रेतीली मिट्टी 7वीं है, काप मिट्टी 8वीं है, वनों वाली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, आपको ये चीज़ें याद रखनी फ्रेंड। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रमानुसार सबसे ज़्यादा भारत में क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से पेपर में आता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भारत की मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी फ्रेंड्स। और उसके बाद कौन सी पाई जाती है? उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती। तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम है। भारत में सभी मिट्टियों में 3 तत्वों में पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियाँ 3 तत्वों में पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है फ्रेंड्स। 3 तत्वों की कमी है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। भारत में सभी मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसको ह्यूमस कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं और फास्फोरस कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा।
बात आती फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी, इसे कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्र में विस्तृत है फ्रेंड्स। आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स तो ये दो भागों में बांटी गई है, एक खादर में, दूसरी बांगर में। तो बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स, खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है, ये 43% क्षेत्रफल में विस्तृत है, इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। अब बात आती है फ्रेंड लाल मिट्टी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृद भाग लगभग 18% लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग लाल मिट्टी का है, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो इसको लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती काली मिट्टी फ्रेंड्स। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी या रेगोर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको इनके नाम याद होना चाहिए। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी कहते हैं या रेगोर मिट्टी कहते हैं या लावा मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहते हैं, मतलब कई बार एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम नाम दिया गया फ्रेंड्स। काली मिट्टी के लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसका निर्माण ज्वालामुखी के साथ होता है फ्रेंड्स। अब जानते हैं फ्रेंड्स अपन भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सांभर झील राजस्थान में है, पुष्कर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में फ्रेंड्स। बेमनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, नल सरोवर झील गुजरात में है, भीमताल झील उत्तराखंड में है, बारापानी झील मेघालय में फ्रेंड्स। इसके बाद आती फ्रेंड नैनीताल झील उत्तराखंड में है, पेरियार झील केरल में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, सलीम अली झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है और बूलर झील जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीट हेतु कीट घूम रहे हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, एपीकल्चर। फिशिकल्चर मत्स्य पालन के लिए पीस के मछली खाएं, पिसिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन में उपयोग किया जाता फ्रेंड्स। इसके बाद विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, मीठे अंगूर के लिए विटीकल्चर रहता है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन में, यानी पोमा बाबा मुझे फल दे दे। ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन के लिए ऑयल देकर सब्जी ले लो, तो ओलेरिकल्चर आ जाएगा फ्रेंड्स। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए, वर में कैंची से लड़ाई हो रही थी, तो वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। हार्टिकल्चर बागवानी के लिए फ्रेंड्स, हाथी बाग में घूम रहे हैं। एरोपोट्रिक हवा में पौधों को उगाना, एरोप्लेन हवा में पौधे उगा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधा को उगाना, हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को उगाओ, ये हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है फ्रेंड्स। भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो मानसरोवर झील के निकट से होता है। झेलम नदी का कहाँ से होता है उद्गम, तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से होता है। रावी नदी का है उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा से होता है फ्रेंड्स। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल झील से फ्रेंड्स। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है। गंगा नदी का 25 किलोमीटर है, उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख से है। यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से है फ्रेंड्स। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनदी से है फ्रेंड्स। घाघरा नदी उद्गम स्थल मापसातुंग नेपाल से है। गंडक नदी का है उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत मुस्ताक के पास से। कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल के सप्तकोश की गोसाई धाम से फ्रेंड्स। चंबल नदी कहाँ फ्रेंड्स, चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ के निकट जनापा पहाड़ी से है। बेतवा नदी कहाँ पर फ्रेंड्स उद्गम, भोपाल के पास अब्दुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से। सोन नदी उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार दक्षिण पूर्व से फ्रेंड्स।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो से। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से फ्रेंड्स। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योझर पठार उड़ीसा से है। स्वर्ण रेखा से कहाँ से फ्रेंड्स? उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा के झारखंड पश्चिम बंगाल से फ्रेंड्स। गोदावरी नदी फ्रेंड्स कहाँ पर है उद्गम स्थल? नासिक की पहाड़ियों से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी से फ्रेंड्स। अब भारत का भूगोल देख लीजिए थोड़ा सा फ्रेंड्स। भारत की उत्तरी गोलार्ध पर और पूर्वी देशांतर में भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी फ्रेंड्स। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी विस्तार 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर है फ्रेंड्स। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है फ्रेंड्स। विश्व में स्थान देश का नाम क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन है फ्रेंड? तो रूस है। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो चीन है फ्रेंड्स। द्वितीय क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा में है और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत है फ्रेंड्स। तृतीय क्षेत्रफल के अनुसार चीन है और फिर जनसंख्या के अनुसार यूएस है फ्रेंड्स। चतुर्थ क्षेत्रफल में यूएसए, जनसंख्या में इंडोनेशिया। पंचम ब्राज़ील, और ब्राज़ील दोनों में पंचम स्थिति। अगले षष्ठ में ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर पाकिस्तान जाएगा जनसंख्या में फ्रेंड्स। सातवें में भारत जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां देश है, और फिर नाइजीरिया जाएगा। 8वें में अर्जेंटीना जाएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है फ्रेंड्स। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। इसको बालांगू या किबथू कहते हैं फ्रेंड्स। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सक्रिय फ्रेंड्स, कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा कॉल में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था फ्रेंड्स को। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु का कैप कमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है फ्रेंड्स। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर। द्वीप से मिलाकर केवल भारतीय प्रायद्वीप तटीय सीमा को छोड़कर। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय रेखा फ्रेंड्स। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता फ्रेंड्स। ये OMT के माध्यम से जाना जाता है। अब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती फ्रेंड्स। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे हैं यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी फ्रेंड्स। ऐसे ट्रिक भी आप याद रख सकते फ्रेंड्स। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर कैसे कैसे गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, तो माँ से हो गया मिजोरम मित्र से, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इस प्रकार भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। भारत का सर्वाधिक नागरिकित राज्य गोवा है फ्रेंड। सबसे कम नागरिकित राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत का मौसिनराम मेघालय सबसे अधिक वर्षा होती। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है फ्रेंड्स। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान।
भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। इसको कैसे याद रखते? बचपन में MBA किया तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल बचपन हो गया। मैं MBA किया अफ़गानिस्तान, म्यांमार, भूटान, तो यहाँ से सारे भारत के 7 देश आ जाते फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि केवल 80 किलोमीटर है। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। ये पूरी क्लास देखने के बाद फ्रेंड्स आपने, उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी मेहनत को देखते हुए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी मैराथन क्लास आपको और भी देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।